न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजी, अध्यापक गण एवं मेरे सभी प्रिय सहपाठियों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। आज हमारे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। पर मैं बता दूं कि ये स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। कई बहनों को अपने भाई कुर्बान करने पड़े, कई माओ ने अपने बेटों का बलिदान कर दिया, तब जाके हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और मेरे सभी स्वतंत्रता सेनानी केवल और केवल हमारी आजादी के इच्छुक नहीं थे, वे हमारे राष्ट्र निर्माण और हर बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना हो, इसके भी इच्छुक थे। इसीलिए आज मैं हमारे राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति पर आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अपने घर, अपने समाज, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर वो देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, या अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। परंतु एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब किसी मददगार की मदद करने से ज्यादा हम अपने सेल्फी और लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम ना आज एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे परेशान तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे परेशान तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति, यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। और इसी देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जो कि हमारे अनेकों वीर सेनानियों में थी, जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि अनेकों वीरों के अंदर, जिसके कारण हमें यह आजादी का वो तोहफा दे पाए। और इसी कड़ी में मुझे एक कविता याद आ रही है कि अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने देश के लिए लहू बहाना होगा। अगर आजादी को बचाना चाहते हो तो अपने देश के लिए लहू बहाना होगा। जो देश के लिए जीते मरते हैं उनके आगे शीश झुकाना होगा। जो चाहते हो कि हिंद का झंडा रहे बुलंद तो तुम्हें सुभाष बन जाना होगा। और अगर अकबर को उसकी औकात दिखानी है तो खुद को प्रताप बनाना होगा, खुद को प्रताप बनाना होगा। एक वैचारिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और हमें ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए हमें केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोचिए कि पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं, परिंदे भी अगर हिंदू और मुसलमान हो जाएं। एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने दुनिया को नालंदा और विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय दिए, आज दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, वहीं दूसरी ओर गरीबों को बेरोजगारी की चमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सभी बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचार में जब तक इस देश का युवा मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत खिलाता रहेगा, हमारे समाज ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा समझकर दूसरों के धर्मों की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म हो सकता है और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है। जब इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है? हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति संरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में केवल सरकार नहीं
बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक स्वच्छ भारत अभियान में हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह व्यबंधमय अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर हमारे रक्षा में खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को और हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता है, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा प्रतीत होता है। और आज इस मंच पे मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आप, मैं, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। उनका हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। और अंत में मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, वंदे मातरम।